हेलो नमस्कार। आज का टॉपिक रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी यानी निवास स्थान तथा कर दायित्व। हमें आज पता करना है कि क्या एसएससी यानी करदाता के रेजिडेंशियल स्टेटस से मतलब वो कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान कहाँ है, क्या उससे भी टैक्स लायबिलिटी में यानी कर दायित्व में फर्क पड़ता है या फिर टैक्स लायबिलिटी सभी टाइप के रेजिडेंट्स के लिए सेम रहती है। ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे इनकम टैक्स का रूल क्या कहता है, वी हैव सर्टन टाइप्स ऑफ रेजिडेंस। अब रेजिडेंशिप अगर किसी की भी डिसाइड करनी हो तो वी हैव फर्दर टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज अ रेजिडेंट एंड सेकेंड वन कैन बी नॉन रेजिडेंट। या तो कोई पर्सन रेजिडेंट हो सकता है या तो वो एक कंट्री के लिए नॉन रेजिडेंट हो सकता है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय टैक्स की बात कर रहे हैं। सो इंडियन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम ये रूल्स कर रहे हैं कि इंडियन इनकम टैक्स में इस रेजिडेंशियल स्टेटस को कैसे डील किया जाता है, करदाता को उसके निवास स्थान के आधार पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमने कर दिया रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब निवासी। अब ये निवासी जो है वो निवासी कैसा निवासी है, निवासी की फर्दर आपके पास दो टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। द पर्सन कैन बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और द पर्सन कैन बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। साधारण निवासी व असाधारण निवासी। यहां है हमारा साधारण निवासी और दूसरा है हमारे पास असाधारण निवासी। और ये जो हमने नॉन रेजिडेंट किया था, नॉन रेजिडेंट जो किया था वो है हमारा अनिवासी, जो हमारी कंट्री में रहता ही नहीं है, हमारी कंट्री के लिए नॉन रेजिडेंट है, जिन्हें हम एनआरआईज कह देते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हमारी इंडिया में जो नहीं रहते। हम इंडियन इनकम टैक्स अगेन बता रही हूँ, इंडियन इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जस्ट फोकस कर रहे हैं इंडियन रेजिडेंशिप को। सो कैसे पता चलता है कि कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? वी हैव सर्टेन प्रोविजंस। इसके लिए हमारे पास कुछ प्रावधान हैं। उन रूल्स को एप्लीकेबल करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में हम तीन कैटेगरीज को करने वाले हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकेंड HUF हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड वन इज कंपनी। इनका मेन रेजिडेंशियल स्टेटस हमने करना होता है। तो कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा पर्सन, निवासी जो है, हमने इन तीन कैटेगरीज में इसे ब्रेक किया है। पहले हम एक एक करके इसे पिक करते हैं, फिर डिवीजन हो जाएगा। सो फर्स्ट वन वी शुड पिक इज इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6। अंडर सेक्शन 6 में हम लोग इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाते हैं। इंडिविजुअल यहाँ पर व्यक्ति है, व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थान, हम किस तरीके से उसकी गणना कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल का अंडर सेक्शन 6 हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं उसमें हमारे पास हैं कुछ बेसिक कंडीशंस, आधारभूत शर्तें जिन्हें कहा जाता है। बेसिक कंडीशंस, आधारभूत शर्तें क्या हैं? कोई भी पर्सन हमारे इंडिया के लिए रेजिडेंट तब कंसीडर किया जाएगा इफ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 days or more during previous year। अब प्रीवियस ईयर यहां पर क्या है? आपका जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, जो भी आपका ईयर चल रहा है, अभी हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 2022-23। आप कौन से ईयर में हैं? अभी आप खुद देखिए 22-23 में हैं। अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पर क्या ईयर चल रहा है? दिसंबर 2022 है। सो अभी के बारे में बता रही हूँ। तो दिसंबर 2022 में हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? 22-23। हमें हमेशा कैलकुलेशन जब इनकम टैक्स में करनी होती है वो प्रीवियस ईयर की इनकम पर करनी होती है। हम हमेशा पिछले साल की इनकम को फोकस करते हैं बिकॉज
वी नीड अ कंप्लीट ईयर टू कैलकुलेट टैक्स। एक पूरे साल की इनकम हमें चाहिए होती है और वो पूरा साल हमें ये ईयर अवेलेबल करवा सकता है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम को ही असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। तो हमें क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्स लगाना है तो प्रीवियस ईयर का ही रेजिडेंशियल स्टेटस हमें मालूम होना चाहिए। क्यों, जिस इनकम पर टैक्स लगेगा उसी का रेजिडेंशियल स्टेटस हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो अब हमें इसी रूल को एप्लीकेबल करके देखना है। हमने क्या कहा, हमारी बेसिक यानी आधारभूत शर्त क्या है? आधारभूत शर्त है हमारी, अगर वो व्यक्ति 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो, if he stays in India for 182 days or more during previous year। 182 days is basically आपके पूरे साल भर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अगर उसका आधा लिया जाए तो इट वुड बी 182.5 ना। तो 182 की ही यहाँ पर शर्त रखी गई है। अगर 182 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में प्रीवियस ईयर में स्टे करते हैं, इस पर्टिकुलर ईयर में अगर आपका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा है तो आप इंडिया के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए रेजिडेंट की कंडीशन को पूरा कर चुके हैं। अच्छा, एक बात यहां पर और, क्या आपका रेजिडेंट होना आपको अच्छा लगेगा कि आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए हैं? इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आप किसी कंट्री के सिटीजन बनना तो पसंद करते हैं, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट बनना शायद पसंद ना करें, क्योंकि अगर आप रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए यू हैव टू पे टैक्स इन दैट कंट्री। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रह रहा है, 182 दिन से ज्यादा स्टे कर रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उस प्रीवियस ईयर की इनकम, प्रीवियस ईयर के लिए वो रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया। रेजिडेंट डिक्लेयर होने का मतलब है ही हैज टू पे टैक्स इन इंडिया। इंडिया में उसको आयकर चुकाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन बाय चांस इस कंडीशन से छूट गया तो वो तो बहुत खुश होगा, एटलीस्ट मुझे इस साल रेजिडेंट घोषित नहीं किया गया, मैं निवासी नहीं हूं तो मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नहीं, वी हैव अनदर कंडीशन। हमारे पास एक दूसरी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में ही पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन भी है हमारे पास। क्या कंडीशन है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more during previous year and 365 days in 4 years preceding previous year, preceding previous year। 60 दिन तक, कुल 60 दिन या उससे ज्यादा पिछले वर्ष, मतलब प्रीवियस ईयर में आपका स्टे, गत वर्ष बोलते हैं हम प्रीवियस ईयर को, गत वर्ष में 60 या उससे ज्यादा समय भारत में रहना और 365 दिन गत वर्ष से पूर्व के 4 सालों में रहना। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेट मी मेक इट फिगर आउट ऑफ ईयर। असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर की बात हमने की पिछले वाले कंडीशन में। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम कहते हैं स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आपका स्टे 60 डेज का है, 60 डेज का स्टे है, 60 डेज और मोर है, तो भी आपकी कंडीशन पूरी हो जाएगी। तो पहले वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन में क्या फर्क हुआ? उसमें था 182 डेज और मोर, इसमें 60 डेज और मोर, लेकिन इसके साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 इयर्स भी लिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के भी पीछे के 4 साल लिए जाएंगे। 1 2 3 4 उसके पीछे जाएंगे हम वापस। तो प्रीवियस ईयर में अगर आपका 365 डेज इन एग्रीगेट हैं, 365 डेज और मोर हैं, तो आपकी कंडीशन नंबर 2 पूरी हो जाएगी। अब बात आती है क्या हमें दोनों कंडीशन पूरी करनी है? ऑफ कोर्स नॉट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आई हैव नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया, मैं नहीं गई इंडिया से बाहर, कभी भी नहीं गई, तो उस सिचुएशन में मेरे तो 365 के 365 डेज इंडिया में ही है ना। तो मुझे बेसिक कंडीशन अगर चेक करने के लिए कहा जाता है तो मेरी बेसिक कंडीशन क्या थी, आधारभूत शर्त क्या थी? मुझे कहा गया था कि 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आप कर लीजिए, आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी। आई सेड यस, मेरी ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो मुझे कंडीशन नंबर 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई एक
एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशंस पूरी करनी होती है। मेरी बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही पूरी हो गई तो मैं रेजिडेंट डिक्लेयर हो चुकी हूँ, मुझे कंडीशन 2 चेक करने की भी जरूरत नहीं है। एंड अ पर्सन हैज टू फुलफिल एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, कोई एक भी आधारभूत शर्त अगर आपकी पूरी हो गई तो आप रेजिडेंट निवासी बन जाते हैं, राइट। रेजिडेंट या निवासी आपको घोषित कर दिया जाता है अगर आप बेसिक कंडीशन पूरी कर देते हैं, कोई भी एक। तो मेरी पहली पूरी हो गई। सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में मैं 7 मंथ्स इंडिया से बाहर रही। अब ये दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूं मैं आपका। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं 7 मंथ्स आउट ऑफ कंट्री रही, मैं किसी कजन के पास मिलने चली गई थी या एनीथिंग, मैं 7 मंथ्स इंडिया में नहीं थी, तो उस कंडीशन में मैंने कहा फिर से मेरी बेसिक कंडीशन चेक कीजिए। अब जो दूसरा केस आया उस कंडीशन में मेरी जो बेसिक कंडीशन चेक की गई, बेसिक कंडीशन नंबर 1 चेक किया गया। बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेज 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मेरे 182 डेज इस बार नहीं हो रहे क्योंकि मैं सिर्फ 7 मंथ्स बाहर रही हूं, इसका मतलब सिर्फ 5 मंथ्स इंडिया में नहीं हूं। सो 5 मंथ्स का मतलब अगर हम 30 का भी एवरेज लें तो मैं नियर अबाउट 150 दिन रही हूं। अगर 31 का भी ले लेंगे तो भी मैं 182 डेज तो इंडिया में नहीं रही, राइट। सो क्योंकि मेरा 182 डेज का स्टे इंडिया में है ही नहीं तो मेरी फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती। थैंक गॉड मैं छूट गई। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मैं रेजिडेंट नहीं डिक्लेयर हुई, मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको अगर बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं कर पाए आप तो आपको दूसरी कंडीशन में आना पड़ेगा एंड यू हैव टू चेक दैट ऑल्सो। अब ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन सेज 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। क्या 60 दिन पूरे किए? 182 तो नहीं किए दिख रहा है। प्लस 365 डेज इन 4 years प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब मुझसे पूछा जाएगा इस प्रीवियस ईयर में, असेसमेंट ईयर के पीछे जो प्रीवियस ईयर था, मैंने कहा इस प्रीवियस ईयर में मैंने सिर्फ 5 महीने ही इंडिया में बिताए हैं, यानी 182 तो नहीं हुए, बट ऑफ कोर्स 60 तो हैं, 60 दिन तो पूरे किए हैं भाई, ये बात तो करेक्ट है। उसके पीछे के 4 साल चेक किए जाएंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। इन 4 सालों में मेरा देखा जाएगा मेरा स्टे कहाँ था। इन 4 सालों में कुल मिला के मुझे 365 डेज का पूरा करना था स्टे, और मैं तो कभी इंडिया से बाहर गई ही नहीं थी, तो मेरा तो यहाँ भी 365 मेरा तो था यार। मैं तो 4 साल इंडिया में ही थी, पहली बार इंडिया से बाहर गई थी। सो मेरा 365 डेज का स्टे पूरा हो रहा है। सो दैट मीन्स अगेन मैं रेजिडेंट डिक्लेयर हो चुकी हूँ। तो फर्स्ट केस में क्या था, अगर मैं इंडिया से बाहर ही नहीं गई या 182 डेज और मोर मेरे प्रीवियस ईयर में पूरे हो गए तो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मेरी बेसिक कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं होती तो सेकंड जरूर चेक करनी है। और सेकंड कंडीशन क्या है, 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 years प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। इनका कुल जमा करके 365 दिन अगर है तो आप कंडीशन नंबर 2 पूरी कर देते हैं। 1 करें या 2 करें, कोई एक पूरी करनी बेसिक कंडीशन जरूरी है। और अगर कंडीशन पूरी हो जाती है तो आप उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट की कैटेगरी में आ चुके हैं। जो मैं यहाँ पर बता रही थी, रेजिडेंशिप आपकी जो कैलकुलेट करनी है, आप रेजिडेंट बन जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्सेप्शंस कर लेते हैं। एक्सेप्शंस टू कंडीशन 2। एक्सेप्शंस टू कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 कुछ लोगों के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। कंडीशन 2 मतलब ये वाली 60 प्लस 365 डेज का। अब ये कंडीशन 2 कुछ लोगों के केस में एप्लीकेबल नहीं होती। ये कौन से महान लोग हैं जिनको इनकम टैक्स बेनिफिट दे रहा है? एक्चुअली बेनिफिट ही है ना, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में वो लोग नहीं आए, सेकंड में तो हर इंसान फंस जाता था। लेकिन ये 2 लोग, जो 2 लोग मैं अब बताने वाली हूं, इन 2 टाइप के लोगों को एक्सेप्शन है। अगर इनकी कंडीशन 1 पूरी हुई तो ओके, दे विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट। फर्स्ट पूरी नहीं हुई तो हम इन लोगों की सेकंड कंडीशन चेक करते ही नहीं है, मतलब उनको छोड़ दिया जाता है, आप जाइए, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप रेजिडेंट नहीं है, राइट। सो एक्सेप्शन टू कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता? फर्स्ट इज क्रू मेंबर ऑफ
इंडियन शिप, भारतीय शिप का जो क्रू मेंबर होता है, जहाजी बेड़ा जिसे कहते हैं, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इस इंसान के लिए एक्सेप्शन है हु गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, जो कि अपनी एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के कारण इंडिया से बाहर गया है। तो ऐसा क्रू मेंबर मतलब बेसिकली जो शिप में काम करने वाले लोग होते हैं। तो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हु गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के कारण इंडिया से बाहर गया है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन 1 पूरी करनी है। 1 पूरी हो गई तो वो रेजिडेंट होगा, 1 पूरी नहीं हुई तो वो रेजिडेंट नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन हम उसकी चेक करते ही नहीं है। मेरे जैसा तो इंसान फंस गया था सेकंड कंडीशन में, मुझे रेजिडेंट बना दिया गया था। फर्स्ट में मैं छूट गई थी पर सेकंड में मुझे बना दिया गया था रेजिडेंट। लेकिन ये इंसान आसानी से छूट सकता है, अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो सेकंड चेक नहीं करेंगे। सेकंड है फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, एक ऐसा इंसान जिसके वी कैन से हुज पेरेंट्स, उसके माता पिता या फिर दादी दादा, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी दादा नाना नानी, हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, born in undivided India। फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन वो पर्सन है जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ मतलब वो पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, अविभाजित भारत में, जिनका जन्म हुआ था। ऐसा इंसान अगर फॉरेन में भी रह रहा है तो उसको फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन कहेगा, क्योंकि ऑरिजिन उसका इंडिया से कहीं ना कहीं जड़ें रिलेटेड हैं। सो अगर वो कंडीशन नंबर 1 में आ जाएगा तो ओके, कंडीशन नंबर 2 उसके लिए हमें चेक नहीं करनी है। कंडीशन 1 हुई तो ओके, नहीं हुई तो छोड़ दीजिए इस इंसान को, राइट। अब हम यहाँ पे करते हैं रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ 60 डेज, 182 डेज, 365 डेज। ये जो हमने डेज कैलकुलेट करने हैं, इनके कैलकुलेशन के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, स्टे एट अ प्लेस नॉट रिक्वायर्ड। आप एक ही जगह पर इंडिया में रहें, पूरे का पूरा स्टे पूरा करके जाएं। सपोज हमने कहा ना 182 डेज का स्टे इंडिया में होना चाहिए। सपोज एक पर्सन बाहर से की कंट्री से इंडिया में आया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे स्टिक टू रहे, वो इंडिया नहीं घूम सकता क्योंकि हमने उसका स्टे कैलकुलेट करना है। नहीं बच्चे, आराम से उसका स्टे कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जब वो आएगा, जिस दिन वो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तो एक ही जगह पे उसका रहना जरूरी नहीं है। ऑफकोर्स टिकट्स लेकर ही जाएगा इंडिया से बाहर, सो हम उसका स्टे कैलकुलेट कर लेंगे। एक ही जगह पे रहना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। स्टे एट अ प्लेस नॉट कंपल्सरी, स्टे एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या है, एक ही बार में पूरे करके जाओ भाई दिन, 182 डेज रहो और जाओ, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा था, हमें प्रीवियस ईयर में स्टे कैलकुलेट करना है। सपोज हमने 182 डेज का स्टे कैलकुलेट करना है, तो वो एक पर्सन है जो बाहर से आता है, फॉरेन से आता है, फॉरेन जाता है, तो वो पहली बार आया हमारे पास जनवरी में आया, जनवरी में 20 डेज लगा के गया, फेब्रुवरी में नहीं आया, मार्च में आया सपोज 10 डेज लगा कर गया, अप्रैल में आया सपोज अप्रैल में आया 25 डेज लगा के गया। तो इस तरीके से वो कभी आया, कभी नहीं आया, कभी 2 महीने इकट्ठे रह लिए उसने। सो हमने क्या करना है, उसका पूरा स्टे प्रीवियस ईयर का टोटल करना है। सो दैट टोटल मस्ट बी 60 और 182 या 365, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो टोटल कैलकुलेट करना है। एक ही बार में वो 182 डेज का स्टे पूरा करके जाए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। हमने टोटल प्रीवियस ईयर में उसका स्टे क्या है वो कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड पॉइंट इज डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर, बोथ आर काउंटेड। जिस दिन वो पर्सन इंडिया आएगा और जिस दिन वो इंडिया से जाएगा, दोनों दिन को काउंटिंग में लाया जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि जिस दिन आया उसको छोड़ दो, नेक्स्ट डे से काउंटिंग शुरू हो, या जिस दिन जा रहा है उसको काउंट मत करो। दोनों दिन काउंटिंग में आएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ दीज डेज,
राइट। तो एक ही जगह पे रहना जरूरी नहीं है, कि स्ट्रेच पे रहना जरूरी नहीं है, कि लगातार मतलब, और अराइवल और डिपार्चर दोनों दिन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, हमने निवासी की कंडीशंस की, निवास स्थान कैसे निकलता है, बेसिक कंडीशन पूरी करने पर। कितनी बेसिक कंडीशन पूरी करनी होती है, एनी वन। कोई भी पर्सन अगर कोई एक बेसिक कंडीशन को पूरी कर लेता है तो वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट बन जाएगा। अब रेजिडेंट तो बन गया, कौन से वाला रेजिडेंट, साधारण यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या असाधारण यानी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कौन से वाला रेजिडेंट बना है, वो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, ये अभी भी क्वेश्चन हमें आंसर करना है। दिस इज स्टिल टू बी आंसर। तो अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, हम रेजिडेंट तक तो पहुंच गए, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी तक नहीं पहुंचे। अच्छा, साथ में ये भी देख लीजिए, ये बेचारा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, अनिवासी। नॉन रेजिडेंट कैसे बनेंगे, अब नॉन रेजिडेंट वो हर इंसान होगा जिसकी बेसिक कंडीशन जब हम चेक करने लगते हैं बेसिक ही पूरी नहीं होती। बेसिक कंडीशन अगर आपकी पूरी नहीं होती तो आप कोई भी नहीं, मतलब नॉट फर्स्ट वन नॉट सेकंड वन, कंडीशन नंबर 1 भी पूरी नहीं हुई, सेकंड भी पूरी नहीं हुई, तो बेसिक कंडीशन अगर पूरी नहीं हुई तो आप उस कंट्री के लिए नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाएंगे। फर्दर कुछ कैलकुलेशन नहीं की जाएगी। बट इफ यू आर रेजिडेंट तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी हम कौन से वाले रेजिडेंट की बात करें, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, उसके बारे में बात करने के लिए हमें कुछ एडिशनल कंडीशंस को पढ़ना पड़ेगा। एडिशनल कंडीशंस मतलब अतिरिक्त शर्तें। These are अतिरिक्त शर्तें। वो आधारभूत शर्तें थी, ये अतिरिक्त शर्तें हैं, एडिशनल कंडीशंस। अब एडिशनल कंडीशंस विल डिटरमाइन, एडिशनल कंडीशंस डिसाइड कर देंगी कि कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब एडिशनल कंडीशंस हैं क्या, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन इज रेजिडेंट फॉर 2 years out of 10 years preceding previous year, right? Preceding previous year. Resident for 2 years, निवासी रहा हो कोई 2 सालों में, at least minimum we can say, कम से कम 2 साल तक वो निवासी रहा हो पिछले 10 सालों में। जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल चेक किए जाएंगे। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर से प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन हमने कब की थी, बेसिक कंडीशंस के लिए। प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 सालों का कैलकुलेशन देखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इन पिछले 10 सालों की डिटेल्स हमें चाहिए। इन पर्टिकुलर 10 सालों में अगर कोई 2 बार वो रेजिडेंट रहा हो, देखिए रेजिडेंट और स्टे में फर्क है। रेजिडेंट कैसे बने थे, अभी हमने कहा था रेजिडेंट बनने के लिए बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, उसी पर्सन को रेजिडेंट बोलते हैं जो बेसिक कंडीशन पूरी करता है। इसका मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 सालों में, इन 10 सालों में से कोई 2 सालों में उसने रेजिडेंट की कंडीशन पूरी की हो तो वो उसकी एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पूरी हो जाएगी। अब कैसे, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ बेटा। तो ये अभी हमें क्लियर है, रेजिडेंट फॉर मिनिमम 2 years आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डील करते हैं। सपोज अभी हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर बताएं हमारा 2022-23। इससे प्रीवियस ईयर आपका 2021-22। उसके पीछे के 10 साल की डिटेल मैं आपको किसी एक पर्सन की ऐसे दे रही हूं एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अभी 10 साल ये नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ज्यादा हो गया 10, राइट। वो 10 years की डिटेल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में वो हमारी कंट्री में नहीं आया था, उसका स्टे है ही नहीं,
प्रीवियस ईयर में उसका स्टे था, सपोज लेट इट बी 62 डेज, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 62 डेज था उसका स्टे, राइट। फर्स्ट ईयर में उसका नहीं था, सेकेंड ईयर में उसका स्टे था 200 डेज का, थर्ड ईयर में उसका स्टे था 100 डेज का, फोर्थ ईयर में अगेन स्टे नहीं था, फिफ्थ ईयर में अगेन उसका स्टे मान लीजिए सेकेंड, यहाँ पे आई शुड राइट इट एज 70। इस अभी एग्जाम्पल से प्रूव हो जाएगा, मैं ऐसे ही अपनी इच्छा से ये ले रही हूँ। 20, 300, 50, 10 एंड 10, ये कुछ डेज के मैंने एग्जाम्पल ले लिए, कुछ स्टे है इनका, राइट। तो अब हमें क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक चेक करनी होती है, और बेसिक चेक करने के बाद ही जिसकी बेसिक पूरी होती है उसी की हम एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। जिसकी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं होती उसकी एडिशनल कंडीशन हम चेक नहीं करते। तो इस पर्सन की लेटेस्ट चेक बेसिक कंडीशन फर्स्ट। बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या होती है, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। 182 डेज का स्टे नहीं है, तो नहीं है अगर 182 डेज का स्टे, तो क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, वो हैं 60 डेज इन प्रीवियस ईयर तो हैं, प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये 4 साल उठाइए, 1 2 3 4, इन 4 सालों को टोटल करके देखिए क्या आपका स्टे 365 का है। अगर 365 का है तो हम एडिशनल चेक करेंगे, नहीं तो हम यही रुक जाएंगे। तो लेट अस चेक इट, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 70 370, 370 दिन का स्टे है, एंड वी वर इन नीड ऑफ ओनली 365। तो दैट मीन्स बेसिक कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब क्योंकि बेसिक पूरी हो चुकी है तो हम पीछे के 10 सालों की भी डिटेल चेक कर रहे हैं और हम एडिशनल कंडीशन चेक कर रहे हैं। एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई 2 साल 2 ईयर्स का रेजिडेंट चाहिए। किन्हीं 2 सालों में, इन सालों में से कोई भी 2 सालों में अगर उसने बेसिक कंडीशन पूरी की हो, तो मुझे ना यहाँ पे एक ईयर दिख रहा है 200 डेज, ये दिख रहा है ना, सेकेंड ईयर में 200 डेज के लिए वो यहाँ पर था। तो आपकी फर्स्ट बेसिक फर्स्ट बेसिक क्या कहती है, 182 डेज का स्टे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ईयर में मुझे पता चल गया कि वो रेजिडेंट था। चलो 1 साल तो हमें मिल गया, राइट। हमें 2 चाहिए, 1 साल हमें यहाँ पर मिल गया कि इस साल वो रेजिडेंट जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसकी 182 की कंडीशन पूरी हो गई होगी, राइट। ऐसा कोई और साल देख लीजिए जिसमें 182 से ज्यादा का स्टे हो। यस, वी हैव फाउंड दैट। एक 7th ईयर जो था उसमें भी उसका 182 से ज्यादा का स्टे था। तो हमें 2 साल ऑल्दो मिल चुके हैं। हम ये 2 साल के बेस पे कह सकते हैं कि 2 ईयर्स वो रेजिडेंट रहा है, एडिशनल नंबर 1 पूरी हो चुकी है। व्हाट इफ यहाँ पे तो 182 डेज से ज्यादा का स्टे है, बहुत इजीली मिल गया। अगर मान लीजिए ये 300 दिन ना होता, लेट इट बी, ये नहीं होता, तो क्या आप किसी और ईयर को भी कह सकते हैं किसी और ईयर में रेजिडेंट की कंडीशन पूरी हुई थी। देखिए ध्यान रखिएगा बच्चा, रेजिडेंट सिर्फ 182 डेज से नहीं बनता, दूसरी भी बेसिक कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे लेट अस चेक, मैं इस पर्टिकुलर ईयर को चेक करने वाली हूँ, इस पर्टिकुलर को। थर्ड ईयर में क्या वो रेजिडेंट हो सकता है, लेट अस चेक दैट। थर्ड ईयर का अब हम चेकिंग कर रहे हैं। थर्ड ईयर क्या है, थर्ड ईयर में उसके स्टे कितना था, 100 डेज का, और हम कंडीशन पूरी कर सकते हैं 60 प्लस 365 की, कर सकते हैं ना। तो 100 डेज है तो हम थोड़ा सा ईगर हो गए, चलो 60 डेज तो है। इसके पीछे के 4 साल चेक करके देखते हैं। पीछे के 4 साल चेक किए हमने, 1 2 3 एंड 4। अभी चेक कीजिए, 4th ईयर में कितना था, 70, 5th ईयर में कितना था, 50, 6th ईयर में 20, और यहाँ 300। So this amounts to 440 days. तो सरप्राइजिंगली थर्ड ईयर में भी वो रेजिडेंट था, राइट। थर्ड ईयर में भी वो पर्सन रेजिडेंट था क्योंकि उसकी बेसिक कंडीशन नंबर 2 थर्ड ईयर में भी पूरी हो रही है बच्चे, राइट। 4th ईयर भी चेक कर लें, चलिए लेट अस कैलकुलेट दिस ऑल्सो। 4th ईयर चेक करते हैं। 4th ईयर भी मुझे इसलिए ट्रैक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 60 से ऊपर का स्टे है, तो क्या पता वो 4th ईयर में भी हो सकता है रेजिडेंट। यहाँ पे स्टे कितना है, 70, मुझे चाहिए 60 प्लस 365, तो 70 है, ओके।
अब इसके पीछे के 4 साल कैलकुलेट करें, 1, 2, 3 एंड 4, यानी फिफ्थ ईयर में देखिए 50, 20, 300 एंड अगेन 50. So that makes a total of 420. Surprisingly फोर्थ ईयर में भी वो रेजिडेंट है. यहाँ पे मैं सिर्फ बच्चा आपको कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ. ऑल्दो मुझे सिर्फ 2 ईयर का रेजिडेंट चाहिए था, जो मुझे ऑल्दो देखने से ही पता चल गया था कि यहाँ भी है यहाँ भी है. इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी. बट एग्जाम में जरूरी नहीं है ना आपको ये डायरेक्टली दिख जाए, तो आपको दूसरी कंडीशन भी चेक करनी आनी चाहिए. राइट तो अभी हम और ज्यादा वक्त नहीं लेते. आई थिंक 2 एग्जाम्पल्स में आपको पता चल गया होगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस में एडिशनल कंडीशन कैसे निकालते हैं. सो आगे चलते हैं. बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 तो पूरी हो गई. अब 1 पूरी हो गई, क्या दूसरी भी चेक करनी जरूरी है? यस. जिस इंसान की फर्स्ट एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई है, आपको सेकेंड एडिशनल कंडीशन चेक करनी जरूरी है. आपको करना पड़ेगा. हो सकता है सेकेंड भी पूरी हो जाए. सेकेंड कंडीशन क्या है? Stay in India for 730 days or more during 7 years preceding previous year. प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा का स्टे. मतलब मैं क्या बात कर रही हूं यहाँ पे? असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 साल चेक किए जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पर 10 थे, तो मतलब 10 में से ये 3 निकाल के ये 7 की बात कर रहे हैं. आई हैव ड्रॉन इट अगेन, ऑल्दो इसमें भी काम चल रहा था. सो प्रीवियस ईयर के पिछले के 7 सालों में आपको 730 दिन का स्टे अगर आपने पूरा किया है. स्टे देखो, यहाँ पे रेजिडेंट था, यहाँ पे स्टे है, रहा है, वहां निवासी है. यहाँ निवासी 2 साल तक और यहाँ पर 730 दिन तक रहा है. सो अगेन सेम एग्जाम्पल ले लें. थोड़ा सा साफ ड्रॉ कर देती हूं मैं. फर्स्ट ईयर में स्टे नहीं था. सेकेंड ईयर में स्टे 200 डेज का था. थर्ड ईयर में स्टे 100 डेज का था. फोर्थ ईयर में स्टे 70 डेज का था. फिफ्थ ईयर में स्टे 50 डेज का था. सिक्स्थ ईयर में स्टे 20 डेज का था. और सेवेंथ ईयर में स्टे 300 डेज का था. मैंने 8, 9, 10 नहीं लिया क्योंकि अभी हमें सिर्फ 7 ईयर्स की डिटेल चाहिए थी. मैंने ऊपर से ही पिक कर ली है. राइट सो अभी प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 सालों में अगर 730 दिन का स्टे पूरा हुआ तो ये पर्सन की एडिशनल कंडीशन नंबर पूरी हो जाएगी, 2 भी पूरी हो जाएगी. सो 300 प्लस 20 320, 320 प्लस 50 370, 370 प्लस 70 440, 440 प्लस 100 540, 540 प्लस 200 740. राइट सो ये आपका स्टे हो रहा है पूरा बेटा. हमें 730 डेज और मोर की जरूरत थी. हियर इट इज 740 डेज. 740 दिन का स्टे पूरा हो गया है. दैट मीन्स इसकी एडिशनल कंडीशन नंबर 2 भी पूरी हो गई है. क्या फर्क पड़ता है? 1 पूरी होती है, 2 पूरी होती है, दोनों हो गई. क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ा बेटा. लेट मी टेल यू हाउ. इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको 2 चीजें हैं. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. यही तो हम कर रहे थे ना. रेजिडेंट तो इंसान बन गया था, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी कैसे डिसाइड किया था? देखिए, अगर किसी पर्सन की बेसिक कंडीशन पूरी हो गई थी तो वो तो ऑर्डिनरी भी हो सकता था, नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता था. बेसिक पूरी करने से पर्सन रेजिडेंट तो बन गया था. राइट अब इन दोनों में क्या फर्क रह गया? अगर दोनों में बेसिक कंडीशन पूरी होती है तो फर्क क्या है? फर्क यहां है, एडिशनल कंडीशंस. एडिशनल कंडीशन सारा का सारा सीन ही चेंज कर देंगी. अगर आपकी अतिरिक्त यानी एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी हो जाती हैं, मतलब बोथ एडिशनल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, लाइक इन दिस केस जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में भी दोनों एडिशनल कंडीशन इंसान की पूरी हो गई थी, इस व्यक्ति की पूरी हो गई थी. तो क्योंकि दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी हो गई तो पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी साधारण निवासी कहा जाएगा.
अभी तक वो रेजिडेंट था, बेसिक पूरी करते ही वो रेजिडेंट बना, रेजिडेंट में एडिशनल दोनों मिक्स हो गई तो वो क्या बन गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। अगर आपकी एडिशनल कंडीशन एक पूरी होती या एक भी पूरी ना होती तो आप रह जाते नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मान लीजिए किसी पर्सन की हम एडिशनल कंडीशन चेक करने लगे, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं हुई, सो मालूम आपको दूसरी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड एडिशनल कंडीशन हो भी गई तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेगा। अगर पहली पूरी हो गई, दूसरी पूरी नहीं हुई तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही रहेगा। एक पूरी होती है तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, एक भी पूरी नहीं होती तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी रहेगा। करनी है तो देखो दोनों करो। अगर दोनों कंडीशंस आपकी पूरी हो जाएंगी तो ही आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे। एक भी छूट जाएगी तो वो जैसे ही चूकोगे आप उसमें तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाओगे। अगर बेसिक भी पूरी नहीं होती, चलिए लेट मी आस्क अ क्वेश्चन हियर, अगर किसी पर्सन की बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, उसे नॉन रेजिडेंट कहा जाएगा। जहां पे बेसिक भी आपकी रह जाएगी, बेसिक भी पूरी नहीं हो पाएगी, उसको हम नॉन रेजिडेंट कहेंगे। एडिशनल की तो बात ही नहीं आती बेटा, जिसकी बेसिक ही पूरी नहीं हुई, बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई, हम उसकी एडिशनल चेक ही नहीं करेंगे। एडिशनल कंडीशन सिर्फ उन लोगों की चेक करते हैं जिनका रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट बेसिक कंडीशन पूरी हो चुकी है, तब एडिशनल चेक करते हैं, राइट। सो अभी हम एक बार वापस चलते हैं। हमने क्या कहा था, रेजिडेंट जो है बेसिक कंडीशन से रेजिडेंट बनते हैं, फिर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी किस पर डिपेंड करता है, एडिशनल कंडीशंस पे। एडिशनल अगर आपकी दोनों पूरी हो जाती हैं, एडिशनल बोथ, तो वो पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है। और 1 और नन अगर हो एडिशनल कंडीशंस तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहता है। और यहाँ पे तो बेसिक ही पूरी नहीं हुई थी तो आगे कुछ करने की कार्यवाही करने की जरूरत नहीं थी। अब हमने ये क्या कर दिया, हमने इंडिविजुअल का तो कर लिया रेजिडेंशियल स्टेटस, होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम HUF का कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF। HUF बहुत ही सिंपल है, रूल सारे यही चलेंगे, बेसिक पूरी होनी चाहिए और एडिशनल दोनों पूरी होनी चाहिए, बेसिक पूरी होनी चाहिए और 1 और नन, चार्ट यही रहेगा इसका, राइट। HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हिंदू अविभाजित परिवार में हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी बेसिक कंडीशन होती है और इसकी बेसिक कंडीशन एक ही होती है। लाइक इंडिविजुअल्स के केस में, व्यक्तियों के केस में वो 2 बेसिक कंडीशन थी, लेकिन HUF के केस में तेरे सिंगल बेसिक कंडीशन अगर पूरी होती है तो आप बेसिक कंडीशन पूरी करके रेजिडेंट बन जाते हैं। तो बेसिक कंडीशन क्या है, कंट्रोल और मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया। आप अगर इंडिया में कुछ अपना बिजनेस चला रहे हैं, कुछ आपका बिजनेस का कंट्रोल इवन मैनेज कर रहे हैं या बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है, तो आपकी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती है। तो दिस इज सिंपल एज दैट। कंट्रोल या मैनेजमेंट अगर इंडिया में स्थित है, होली और पार्टली थोड़ा सा भी हिस्सा अगर इंडिया में स्थित है, मान लीजिए हेड एंड सीट यहाँ पर है, एक ऐसा पर्सन इंडिया में है जो HUF को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है HUF को, तो बेसिक कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी। एडिशनल कंडीशंस अगर चेक की जाती हैं, एडिशनल कंडीशंस बिल्कुल सेम है एज इन केस ऑफ इंडिविजुअल। एडिशनल कंडीशंस वही 2 हैं, कौन सी, रेजिडेंट फॉर 2 years, let me write it in short form, 2 years out of 10 years preceding previous year। मैं दोबारा नहीं लिख रही, यही की यही एडिशनल कंडीशन, यू कैन राइट इट अगेन। और रेजिडेंट फॉर 2 years out of 10 years, और सेकेंड कंडीशन क्या थी, स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 years preceding previous year। ठीक है, सो यहाँ 2 on 10, 730 on 7, right? So resident for 2 years out of 10 years, stay in India for 730 days or more during previous 7 years preceding previous year। तो यहाँ पे इंडिविजुअल में भी सेम एडिशनल कंडीशन थी,
HUF में भी सेम एडिशनल कंडीशन है, पर प्रॉब्लम क्या है, HUF में देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। कौन किसके पीछे पीछे घूमोगे, किसने रेजिडेंशियल स्टेटस, कौन इंडिया में रह रहा है, कौन इंडिया में नहीं रह रहा, कौन आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, सबको एक साथ थोड़ी रखेंगे। सो दीज कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड बाय कर्ता, जो कर्ता धर्ता फैमिली का होता है, हेड, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, वो जो कर्ता होता है, ये कंडीशंस उसको पूरी करनी है। वो कहाँ रहता है कर्ता, वो कहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, कर्ता कहाँ से डिसीजन ले रहा है, कहाँ रह रहा है, बेसिकली कहाँ पर उसका स्टे है, वो स्टे कर्ता का कैलकुलेट किया जाएगा, बाकी और किसी मेंबर का कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। इज दैट ओके? सो नेक्स्ट वी हैव कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसे किया जाता है? लेट मी टेल यू, कंपनी कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। कंपनी कैन नेवर बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो कैटेगरी हमारी थी ना, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती। कंपनी या तो रेजिडेंट होगी या तो कंपनी नॉन रेजिडेंट होगी। कैसे डिसाइड होगा? कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्टर इंडिया में हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ है, तो वो हमारी रेजिडेंट कंपनी मानी जाती है। और ऐसी कंपनीज जो कैरिंग ऑन बिजनेस होली इन इंडिया, पूरा का पूरा व्यापार इंडिया में कर रही हैं, भारत में कर रही हैं, ऐसी कंपनियां हमारी रेजिडेंट कंपनीज मानी जाती हैं। या तो कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी रजिस्ट्रेशन उसका इंडिया में हुआ हो, या तो वो बिजनेस पूरा का पूरा 100% 100% इंडिया में कैरी कर रही हो, इंडिया से व्यापार कर रही हो, तो वो हमारी रेजिडेंट कंपनी हो जाती है। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो कंपनी नॉन रेजिडेंट रहती है। सिंपल एज दैट, राइट? सो आज हमने किया इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस, हमने आगे किया HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस, और अभी जो हमने किया वो कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस किया था। तो तीनों की रेजिडेंशियल स्टेटस, आई होप इट्स क्लियर। अभी हमें इसकी टैक्स लायबिलिटी करनी है, बट इस टैक्स लायबिलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत ज्यादा हो गया। मुझे पता है बहुत लंबे समय तक बच्चे लगातार नहीं सुन सकते। जिसने भी कंसेप्ट सीखने हैं, आप थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी चाहिए होता है ना, तो टैक्स लायबिलिटी विल डू इट टुमारो। कल हम इसकी वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ, आपको मालूम चल जाएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन है, आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, तो आपको कल पता चल जाएगा टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्हीं की टैक्स लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे। दिस इज न्यूमेरिकल पोर्शन। अभी तक हमने थियोरेटिकल पोर्शन किया, कल हम न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे, राइट? तो उसको लैबोरेटली डिफाइन करेंगे हम कल, राइट? थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।